हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 रशियन रिवॉल्यूशन रूसी क्रांति का पार्ट 3 करवाऊंगी। इससे पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार रूस की क्रांति का बैकग्राउंड सेट किया गया, उसे किस प्रकार लोगों के बीच में लाया गया और लोगों की क्या समस्याएं थी कि वह खुद इस क्रांति का हिस्सा बनना चाह रहे थे और कौन से ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण रूस फाइनली क्रांति की तरफ अग्रसर हुआ। और क्योंकि हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि इसका शुरुआत जो है, इसका हेडिंग है वो है पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं ताकि आपको चैप्टर आगे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। पहला तो हम ये देखेंगे कि जो क्रांति है, ठीक है, ये किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति से अलग है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो ग्रुप्स में बटी हुई थी। वो थोड़ी सी, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो क्रोनोलॉजिकल थी, वो ग्रुप में थी, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक इस प्रकार के ग्रुपों में थी। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी अलग हुआ करती थी। वहाँ का राजशाही तंत्र हालांकि रूस के जैसा ही था, राजशाही तंत्र तो हर जगह एक जैसा ही होता है। तो ये कारण था कि वो रूसी क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति अलग हो जाती है। लेकिन जो रूसी क्रांति है वह फ्रांसीसी क्रांति से इस प्रकार अलग है कि क्रोनोलॉजिकल हुआ करती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है स्टडी थ्रू डेट्स, यानी तिथि के अनुसार स्टडी करना किसी चीज़ का। ये हम देख सकते हैं रूसी क्रांति में। आप यहाँ पे कुछ डेट्स देख रहे होंगे, 25, 26, 27 फरवरी। तो हम इन डेट्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि रूस क्रांति कैसे हुई। लेकिन हमने जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी तो हमने ग्रुप्स के हिसाब से पढ़ी थी कि वहाँ पे किस प्रकार के बदलाव हो रहे थे। और एक और चीज़ कि पेट्रोग्राड, मैं आपको पेट्रोग्राड तो हालांकि मैं बता चुकी हूँ पेट्रोग्राड का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि 1914 से पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। और इसमें रूस की सेना ने शुरू में तो बहुत ही उत्साह से इसमें इन्वॉल्व हुई थी। वह चाहती थी इसमें इन्वॉल्व होना, वहाँ के लोग चाहते थे और इससे खूब समर्थन मिला। मतलब वहाँ की सरकार को, सेना को वहाँ पे समर्थन मिला कि वह वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सबको लग रहा था कि कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लंबा प्रोसेस हुआ, करीब 4-5 साल तक युद्ध चला और इसके कारण क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई रूस की। और रूस की सेना और लोग बहुत तंग आ गए थे युद्ध से, वह जिसे ख़त्म करना चाहते थे। वे बार बार अपने राजा से कहते थे कि आप रूस की सेना को वापस लीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और खुद रूस की सेना या फिर दुश्मनों की सेना रूस में एंटर करके बहुत तरह के बदलाव कर रही थी, बहुत तरह की तबाहियाँ मचा रही थी, ताकि क्योंकि रूस की सेना के कारण ये था कि वह नहीं चाहती थी कि दूसरी दुश्मनों की सेनाएं रूस में आए और उन्हें कोई छिपने का मौका मिले। तो ये भी कारण था कि लोगों की जीविकाएं, लोगों का घर सब बर्बाद हो रहा था। तो और पेट्रोग्राड के पीछे का मैं आपको कहानी बता देती हूँ कि पेट्रोग्राड क्योंकि रूस एक ग्रुप में था और जर्मनी दूसरे ग्रुप में था। ये 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे क्योंकि विश्व युद्ध था ये, तो उसमें विश्व के बहुत सारे देश भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो जो एक ग्रुप में जर्मनी था, तो जर्मनी रूस का बहुत दुश्मन था, जिसके कारण लोगों के मन में जर्मनी विरोधी भावनाएं बनने लगी। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम ही उन्होंने बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया है। पेट्रोग्राद क्योंकि जर्मन वर्ड था, तो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहते थे जर्मन का रूस में होना, क्योंकि उनके नेशनलिज्म के खिलाफ हो रहा था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ताकि आपको पढ़ने में चीज़ें आसान हो जाए। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग आप पेपर में पूछ ले या पेट्रोग्राड पूछ ले, दोनों बातें एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम्स में बिल्कुल भी। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पेट्रोग्राड की स्थिति ऐसी थी कि लोगों के बीच में विभाजन को उसने बहुत गंभीर कर दिया था। ठीक है, तो पेट्रोग्राड ये नदी है नोवा नदी। ये इधर इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, जो इसका राइट साइड है यहाँ पर रहते थे गरीब लोग, श्रमिक लोग। ठीक है, और वो लोग जो फैक्ट्रीज, कारखानों में काम किया करते थे। ये थोड़ी सी जगहों में बहुत सारे लोग रहा करते थे। यहाँ साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं होती थी, इनका रहने का तरीका भी वैसा ही होता था, बहुत ख़राब। पर इधर रहते थे अमीर लोग, फैक्ट्रियों के मालिक, उद्योगपति। यहाँ खुद राजा का जो ड्यूमा यानी संसद थी, जो वो खुद यहाँ थी। राजा का घर यहाँ पे इस साइड हुआ करता था, राजा का राजमहल हम बोल सकते हैं, वो इस साइड हुआ करता था। तो इसके कारण ये बहुत सुंदर चमकता हुआ, साफ़ सुथरा सा रहता था। यहाँ पे जगहें बड़ी बड़ी होती थी। तो ये डिवीज़न है ना, ये जो डिवीज़न है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो डिवीज़न है आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा था। हालांकि नदी तो एक प्राकृतिक डिवीज़न है,
नदी एक प्राकृतिक डिवीज़न है, लेकिन जो लोगों के मन में जो आर्थिक डिवीज़न इधर का और इधर का आया था, ये कैसे मिटाया जाए? प्राकृतिक नदी को तो हम मिटा नहीं सकते ना, इसे तो हम मिटा सकते हैं। तो यही एक कारण था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इन चीज़ों से कि किस प्रकार इसे बदला जाए। तो ये लोगों को एक बैकग्राउंड दे रहा था, लोगों को एक मोटिव दे रहा था कि अब क्रांति का समय आ गया है। जब कोई भी देश लंबे टाइम तक युद्धों में इन्वॉल्व रहेगा तो वह बिल्कुल भी अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। यही कारण था कि वहाँ पर खाने की कमी हो गई। जो खाना यानी कि जो भी खाने का सामान यानी खाद्यान्न सामान हुआ करता था, उसकी कमी होने लगी, अनाज कम होने लगा। तो जो लोगों के लिए खाना होता था वो भी नहीं बच पाता था, बाकी सारा खाना सैनिकों के पास चला जाता था। तो लोग इससे भी परेशान थे, क्योंकि अगर उनके पास खाना नहीं होगा तो वह क्यों अपनी सरकार के प्रति निष्ठावान या जिम्मेदार रहेंगे, वो अपनी सरकार से विरोध तो जरूर करेंगे। यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है रूसी क्रांति में, और यही एक चीज़ थी जो हमें फ्रांसीसी क्रांति में भी देखने को मिल रही थी। खाना या खाद्यान्न सामग्री मुख्य कारण था क्रांति होने का। हालांकि क्रांति की शुरुआत या एक तो हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, एक चिंगारी को आग बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या हुआ, वो यही हुआ जब 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंद हुआ। ठीक है, फैक्ट्री जब बंद हुई तो लोग बहुत इससे एकदम नाखुश हुए कि ये क्या हुआ, क्योंकि लोगों को काम से निकाल दिया गया, उनके पास जीविका नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है, अब वो क्या करेंगे। तो इसी कारण लोग सड़कों पर उतर आए, वह नारेबाजी करने लगे, वह आंदोलन वगैरह करने लगे। और कई फैक्ट्रीज यानी 50 से ज़्यादा फैक्ट्रीज में महिलाओं ने हड़तालों का नेतृत्व किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ का समाज थोड़ा फ्रांसीसी समाज से अलग था। क्रांति फ्रांस में भी हुई थी, लेकिन एक अलग प्रकार की क्रांति थी। यहाँ महिलाएं जागरूक थी, ये अलर्ट थी, और ये जानती थी इनके अधिकार क्या है, इनके कर्तव्य क्या है, इन्हें कैसे अपने अधिकारों को लेना है। और यहाँ महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती थी, जो कि वहाँ पर ऐसा होता नहीं था। फ्रांसीसी समाज में तो ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए करीब 200 सालों तक एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे लोग बहुत जागरूक थे उस चीज़ों के लिए। यहाँ समाजवाद जैसी भावनाएं थी, वहाँ पे पूंजीवाद जैसी भावनाएं स्थापित थी, या हम बोल सकते हैं सामंतवाद वहाँ पे था बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ें चलती रही। 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेंस डे बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, और मतलब ये हड़ताल वगैरह 23 और 24 फरवरी तक चलती रही। 25 फरवरी को ड्यूमा निलंबित कर दी गई, यानी वहाँ की संसद को राजा द्वारा निलंबित कर दिया गया। और 26 फरवरी को जो बाएं तरफ, ये देखिए इधर का, ये जो बाएं तरफ का जो एरिया है ना, यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचने लगे। ठीक है, वो यहाँ पहुँचने लगे कि अब कैसे इन चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं और लोगों को कैसे समझाया जाए। ये सब चीज़ें प्रदर्शनकारी चाह रहे थे करना, कि इस साइड के लोगों को भी बताया जाए कि अब आपको भी हड़तालों के साथ होना पड़ेगा, ताकि लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जमा हो जाएं। तो यही चीज़ें थी जिसने वहाँ की क्रांति को एक अच्छा बैकग्राउंड दिया। और जो फाइनली क्या हुआ कि जो 27 जुलाई है, ठीक है, 27 जुलाई फरवरी जो है, वहाँ पर फाइनली ये हुआ कि अब इनकी पुलिस से डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, यानी पुलिस से डायरेक्ट जाल भिड़े ये लोग, और वहाँ के पुलिस स्टेशन तोड़ दिए गए, नारे गूंजे, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग हुई, लोग जमा होकर प्रदर्शन वगैरह करने लगे, जो कि हमेशा हम एक लोकतंत्र में हम देखते हैं। तो पहले वहाँ पे राजशाही तंत्र था, यानी राजतंत्र था, अब लोकतंत्र जैसी मांगों के या घटकों को वहाँ पे उपयोग किया जा रहा था। तो ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार वहाँ पे बदलाव आ रहा है। ये लोग बदलाव लाना चाह रहे हैं, अब वो नहीं चाहते कि राजा का वहाँ पे शासन फिर से हो। अब फिर क्या हुआ, ये इतने क्रांतिकारी मजबूत थे, इनका जो प्रदर्शन था इतना मजबूत था कि वहाँ के जो सिपाही थे ना, वो अब सरकार के खिलाफ होकर रूसी जनता के साथ आ गई, उनके प्रदर्शन के साथ आ गई, वो भी मिलकर प्रदर्शन करने लगी। फाइनली इन लोगों ने, यानी सिपाही और मजदूर वर्ग ने मिलकर क्या किया कि सोवियत परिषद, या हम बोल सकते हैं सोवियत को ही परिषद, यानी ग्रुप का नाम सोवियत है, पेट्रोग्राद या सोवियत का गठन कर दिया गया। सोवियत का गठन हुआ और इन लोगों ने डिमांड की कि राजा अपनी राजगद्दी छोड़े। तो जो राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, उसने राजा को सलाह दी कि अब आप राजगद्दी छोड़ दीजिए, लोग बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। तो फाइनली राजा ने 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी अपनी, 2 मार्च को अपनी राजगद्दी छोड़ दी राजा ने, और वहाँ पर राजशाही तंत्र पूर्णतः खत्म हो गया। नहीं, इसीलिए इसे फरवरी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि फरवरी में राजशाही तंत्र खत्म कर दिया गया। अब वहाँ पर जो नई
सत्ता आएगी वो किस प्रकार क्रांति को आगे बढ़ाती है, हम ये समझेंगे। ठीक है, तो राजशाही तंत्र छोड़ दिया, अब रूस के ऊपर कौन आए, कौन उसको कंट्रोल करे या कौन उसको शासित करे, तो वहाँ पे एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि कम समय के लिए बनाई गई एक सरकार, जब तक कोई एक प्रॉपर प्रोसेस से सरकार नहीं निर्वाचित हो जाती है, चाहे वो निर्वाचन का तरीका हो या कोई अन्य तरीका भी हो। तो इस सरकार ने दो चीज़ों की बात कही, संविधान सभा और वयस्क मताधिकार। किसने बात की? इसने बोला कि हम इन दो चीज़ों को चाहते हैं, ये दो चीज़ें आए हमारे उसमें। और लेकिन क्या है ना कि ये जो अंतिम सरकार थी ना, यहाँ इस पर भी ना अमीर, सामंत, जमींदार, उद्योगपति, ये जो लोग थे ना बहुत प्रभावित है। जैसा हम देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति में कि ये लोग बहुत प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो वहाँ पे सरकार बनी है, जो लोग सत्ता में आए यानी नेशनल असेंबली, वो किस प्रकार अमीरों के हाथ में थी, उनकी पॉलिसीज़ कैसे उनके फ़ायदे के लिए बनती थी, ऐसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्योंकि ये इन्हीं लोगों के हाथ में जिनसे लोग परेशान है, जिनसे रूस की जनता परेशान है, तो वापस ये अपनी चीज़ों के मुताबिक ही तो चीज़ें करेंगे। हालांकि जो और बदलाव हुए वो ये थे कि जनसभाएं और संगठन जैसी चीज़ों पर जो पाबंदियां लगी थी ये खत्म हो गई, क्योंकि आप राजा के तंत्र में राजा के खिलाफ तो किसी प्रकार का ग्रुप नहीं बना सकते, कोई बात नहीं कह सकते। तो ये राजा की सत्ता के बाद ये चीज़ें खत्म हुई, और राजा की सत्ता खत्म हुई, उसके बाद ये चीज़ें शुरू हो गई कि अब लोग जनसभाएं, संगठन, प्रदर्शन, हड़तालें ये सब कर सकते थे, क्योंकि लोकतंत्र जैसे चीज़ों के ही घटक हैं, लोकतंत्र के ही घटक हैं ये। उसके बाद और जो चीज़ें आई वो थी कि पेट्रोगार्ड में या उस अलग अलग शहरों में कई सोवियतों का निर्माण हुआ। सोवियत का मतलब होता है परिषद या ग्रुप, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेनिन जो वेल्शेविक पार्टी का जो नेता था, उसने डिमांड की कि अप्रैल थीसिस, मतलब उसने अप्रैल थीसिस की बात की। तो अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स थी, उसने इन तीनों की बात की, जैसे युद्ध समाप्त हो जाए, किसानों की सारी ज़मीनें वापस कर दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ये उसने बात कही। वो चाहता था कि कुछ बदलाव आए। वो जानता था जो ये अंतरिम सरकार है, अगर इसको जल्दी से ना बदला जाए तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, रूस का भविष्य बिगड़ सकता है, फिर से वैसे ही रूस की जनता परेशान रहेगी। उसने एक और चीज़ की मांग की, वो था कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ का नाम रख दिया जाए जितनी जल्दी हो, ताकि लोगों को इस बात को समझने में कोई परेशानी ना हो कि अब बदलाव की ज़रूरत हमें है। इसी प्रकार और भी चीज़ें हुई, जैसे फैक्ट्री समितियों का गठन हुआ और ट्रेड यूनियन संख्याओं में बढ़ोतरी हुई। ये बहुत ज़्यादा होने लगी, पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, ऐसे ग्रुप्स बनाना अलाउ तो था नहीं, तो ये चीज़ें हुई। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ग्रामीण इलाकों में समाजवाद को मजबूत किया गया। वहाँ पहले ही कम्यून प्रथा थी, उसके बाद भी वहाँ पे समाजवादी जैसी प्रथाओं को, भावनाओं को मजबूत किया गया, ताकि लोग उन चीज़ों को समझें कि किस प्रकार हम इन चीज़ों को लाकर एक नया बदलाव ला सकते हैं, एक नया समाज बना सकते हैं, और जो लोग अमीर हैं हम उनके हाथों से निकल सकते हैं, और श्रमिक है जो, और बाकी जो अन्य ग्रुप हैं मजदूरों के, या इनको हम मजबूत कर सकते हैं। सैनिक समितियों का गठन होने लगा। पहले सेनाएं राजा के इशारों पर या निर्देशों पर काम करती थी, लेकिन अब इनकी समितियां होंगी, अभी सरकार के अंडर काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, वैसी ऐसी सेनाओं की बात की गई। लेनिन ने एक बात और बोली कि अंतरिम सरकार को खत्म करके निर्वाचित सरकार आए। इसका मतलब था कि वह जल्दी से पार्टी में आना चाहता था, सत्ता में आना चाहता था, ताकि वो बदलाव को लाए। लेकिन जो वहाँ पे उदारवादी वर्ग या और भी अन्य वर्ग थे, वो जानते थे अगर वेल्शेविक पार्टी, जो लेनिन की जो पार्टी है, अगर वह तुरंत सत्ता में आ गई तो वो बहुत आक्रामक बदलाव करेगी। हो सकता है कि रूसी समाज कुछ अलग चीज़ें देखने को मिले उसके समाज में, तो वो ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि जो वहाँ के नेता हैं वो वेल्शेविक के कारण मतलब कि दबने लगे थे, वो कमज़ोर पड़ गए थे वो नेता, तो वह चाहती थी किसी प्रकार वेल्शेविक लोगों को या नेताओं को की शक्तियों को कम किया जाए। जुलाई 1917 में वेल्शेविक क्रांति हुई। हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की अक्टूबर क्रांति के पहले का जो एक एक्सरसाइज था या अभ्यास करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, तो ये जुलाई में हुआ। उन्होंने, और जो ये अंतरिम सरकार थी, इन्होंने इसका दमन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अब ये अगर ये अभी से एक्टिव हो जाएंगे तो ये हमें हटा देंगे सत्ता से। इनकी ऐसी सोच थी, तो इसलिए उन्होंने उसका दमन किया। बहुत सारे नेता जो वेल्शेविक नेता थे वो भाग गए, छुप गए, गाँव उजाड़ दिए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए। तो लोगों ने फाइनली
ये डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें बेल्शेविक क्रांति करनी है। तो हमने यहाँ तक जुलाई का प्रोसेस पढ़ा है। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि फाइनली अक्टूबर क्रांति क्या हुई, कैसे हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, और भी चीज़ें, वहाँ के नेता जब भागे बेल्शेविक नेता, तो क्या मेंशेविक या फिर खुद बेल्शेविक के ही नेताओं ने आगे बढ़कर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, और क्रांति किस प्रकार संभव हो पाई। क्योंकि हम 1917 की बात करें, हालांकि आज के समय में तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 18 में ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी हम 1917 की बात करें तो हम जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए और किस प्रकार फाइनली वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर 18 में किस प्रकार ख़त्म हुआ, और क्या रूस की स्थिति रही उस वॉर में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर वीडियो में कोई परेशानी है या किसी और कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कोई सजेशन देना हो वीडियो से या क्लासेस या नोट्स के अकॉर्डिंग वगैरह में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी आप बता सकते हैं, आपको दोनों का लिंक कमेंट कर सकते हैं, और आपको पिछले वीडियोस का और टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए, और आप अपने व्यूज़ प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स का दोनों का, और अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।